हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होता है और करने वाले हैं इसके लिए व्यंजक प्रूफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है। ओके सर, डाल दे हेडिंग, डाल दो सर। चलिए देख लेते हैं भाई, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक, ठीक है सर, मैग्नेटिक स्केलर, ओके, स्केलर पोटेंशियल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार ये टॉपिक पक्का कंफर्म है, पेपर में आएगा। तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को हिंदी में बोला जाता है चुंबकीय, ठीक है, अदिश विभव। लाइन पे ध्यान देना, चुंबकीय अदिश विभव इसको बोला जाता है। आराम से आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए होता क्या है, तो सबसे पहले ना आपने एक ये होता क्या है, इसका व्यंजक क्या होता है देख लो। सबसे पहले आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाना है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चलिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट भी, ठीक है, ग्रेडियंट यानी कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी, ठीक है। भी क्या है, ई क्या है, वो भी हम अभी कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट एक बात पे नोट करना, अगर मैंने खाली यहाँ पर डेल भी लगाया है ना तो समझ जाना ये ग्रेडियंट होता है, और अगर डेल इंटू वी कर दूंगा तो ये डाइवर्जेंस ऑफ भी हो गया, और अगर मैंने डाई यानी कि डेल क्रॉस भी कर दिया तो ये कर्ल हो गया। ये ध्यान देना, तीनों पे ध्यान दो, ये क्या है, ग्रेडियंट है, ओके, ये क्या है, डाइवर्जेंस है, ठीक है, और ये क्या बन गया तुम्हारे पास, कर्ल बन गया। अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल ये जो है वो आप देख रहे हो ग्रेडियंट ऑफ भी, ठीक है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी पढ़ेंगे इसको। जहां आप लिख सकते हो इसको आप कुछ मत बनाओ, जहां आप लिख लो, जहां लिख लो आप, जहां भी जो है ना, भी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। देखो हर चीज़ समझ में आएगी अगर आप क्लियर करके पढ़ोगे। तो ये क्या बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट मान लो क्योंकि बहुत जरूरी है, ऐसे ऐसे पॉइंट नोट कर ले करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल POTENTIAL, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, एंड ई वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सेम ऐसी इक्वेशन अभी आपको और बनानी है, सिमिलरली, ध्यान देना, सिमिलरली, ओके 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 ओके, इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इन मैग्नेटो, और यही हमारी यूनिट का नाम भी है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, लो सर, स्टैटिक्स, ओके ओके ओके, इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो आप बी वेक्टर का यूज़ कर सकते हो या एच वेक्टर का यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम होते हैं। यानी कि ये जो है ना, ये जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एच वेक्टर इक्वल टू, यहाँ भी सेम रहेगा, ठीक है, डेल वी एम, और ये जो Vm है ना, यही हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, और इसी के लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जहां पर एच वेक्टर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहां पर एच वेक्टर क्या है, इंग्लिश में लिख दूं, अरे लिख दो सर, इंग्लिश में लिख दो, चलो, ये है तुम्हारे पास, आप इसकी जगह बी वेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो एच वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड FIELD, मैग्नेटिक फील्ड FIELD, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। और यहाँ पर जो Vm है ये हमारा यही है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ओके, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, और ग्रेडियंट पोटेंशियल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या तुम्हारे पास, ग्रेडियंट ऑफ भी, ओके सर, ओके। देखो दोनों इक्वेशन सेम है, बट अंतर इतना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है और ये तुम्हारे पास काय में है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में है, बस ये डिफरेंट होता। चलिए ये समझ गए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये Vm समझ गए क्या होता है, ठीक। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ Vm, है ना।
ओके, डॉट लगा दिया डाइवर्जेंस बन जाएगा, और आपने क्रॉस लगा दिया तो करल बन जाएगा। अब दोनों पक्षों में ना करल ले लो, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, दोनों पक्षों में करल लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर बेटे, दोनों पक्षों में करल लेने पर, CURL करल लेने पर, चलो ले लो, दोनों पक्षों में करल लेने पर। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, मान लो मेरा कोई ये वाला एरिया है, ठीक है, एरिया है, तो सिंपल सी बात है, जब इसमें करंट फ्लो होगा I, तो इसमें जो है करंट डेंसिटी होगी। करंट डेंसिटी समझते हो आप, जे वेक्टर से शो करते हैं I अपॉन एरिया, यही तो था करंट डेंसिटी। अरे यार, धारा घनत्व जे वेक्टर इक्वल टू I अपॉन ए, 12th क्लास में आपने भर भर के पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है भाई? अरे पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा, और ऐसा पढ़ा है कि आज के बाद कहीं पढ़ेंगे नहीं है। ओके, तो ये जे वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारा, I अपॉन ए है, तो ये होता है हमारा करंट डेंसिटी। बात यहाँ ये आती है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब इस एरिया में जो करंट डेंसिटी है वो हमारी कैसी होगी, 0 होगी। ये बहुत ज़रूरी है। जब इस एरिया में यानी कि इस रीजन में करंट डेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी, अन्यथा ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। ये लाइन पे भी आप ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लो जे वेक्टर करंट डेंसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, 1 आया इसका मान, 2 आया, 10 आया, माइनस में पहुंचा, प्लस में पहुंचा, अगर डेंसिटी 0 के बराबर नहीं है तो फिर जो ये VM होगा ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा। ये खास बात होती है, अगर जे वेक्टर का मान 0 नहीं लिया है आपने तो जो ये VM होगा फिर वो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की जगह मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा, यानी कि चुंबकीय सदिश विभव होगा, है ना। ये खास बात होती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इस इक्वेशन को वैलिड दिखाना है कि ये वैलिड है नहीं है, तो जे वेक्टर का मान हमें कितना लाना है, 0 लाना है। कैसे आगा वो भी हम देखते हैं। चलिए पहले इस एरिया को हटा दें क्योंकि ये एरिया हमारे अभी काम का नहीं है। जैसे मैंने दोनों पक्षों में कर्ल लिया तो कर्ल ए यानी कि ऑफ एज वेक्टर, कर्ल ऑफ एज वेक्टर ऐसे पढ़ते हैं इसको, कर्ल ऑफ एज वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, फिर से लो कर्ल, दोनों पक्षों में ले रहे हैं ना मैं, ये फिर मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा माइनस के डेल, और ये आ गया हमारे पास VN, ठीक है, यानी कि ओके, कर्ल ऑफ एज वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस डेल VN हो गया। अब एक बात यहाँ ये आती है कि अगर आप डेल की मल्टीप्लाई यानी कि डेल से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि डेल का कर्ल डेल से करोगे, तो हमारा जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा। ये क्वालिटी होती है, ठीक है, यानी कि डेल क्रॉस डेल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ग्रेडियंट ऑफ VM का भी ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट ऑफ VM का कर्ल कितना होता है, 0 होता है। बात ये है, तो ये पूरा टर्म कैसे हो गया हमारा, 0 हो गया, यानी कि कर्ल ऑफ एज वेक्टर इक्वल टू पूरा टर्म कैसे हो गया, 0। इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई, सेकंड, तो यहाँ पर आप लिख दो, चूँकि हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ माइनस डेल VM इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ओके, समीकरण नंबर 2 आ गई। अच्छा, अब आपने एक इक्वेशन और पढ़ रखी है, पढ़िए, हमें क्या करना है, हमें लाना है जे वेक्टर इक्वल टू 0, कि डेंसिटी 0 होगी तो ये इक्वेशन हमारी कैसे हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अगर डेंसिटी 0, करंट डेंसिटी 0 नहीं आई तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, मतलब ये होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए पहले इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ के बारे में। अब देखो, वट वी नो डेट, वट हम जानते हैं कि, हमें पता है, एक फॉर्मूला पता है हमें, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते बहुत कुछ हैं पर जान पूछ के अनजान बनते हैं। एक बार एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि यार कुछ ऐसा सुनाओ कि मैं उदास भी हो जाऊं और खुश भी हो जाऊं, यानी कि बादशाह ने वजीर से पूछा कि कुछ ऐसा सुनाओ जिसे सुनकर मैं उदास भी हो जाऊं और खुश भी हो जाऊं। तो वजीर ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। राजा ने जब ये सब सुने तो उसको उसके देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया। शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो अच्छे दिनों लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे दिन लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए अच्छे से मेहनत करो, छोड़ो मत कुछ भी। चलिए, बट हम जानते हैं कि बी वेक्टर, ध्यान देना,
वी वेक्टर इक्वल टू, फोकस करें लाइन पर, वही बी वेक्टर यानी कि कर्ल ऑफ बी वेक्टर, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट, कितना होता है बेटे, म्यू नोट जे वेक्टर। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, म्यू नोट जे वेक्टर। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, अभी कुछ मत बनाओ, बस लिख लो। जहां पर बी वेक्टर क्या है, जहां पर जो ये बी वेक्टर आप दिखाई दे रहे हैं, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड। अरे यही तो मैग्नेटिक फील्ड है, FIELD, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है भाई। और जे वेक्टर मैंने क्या बताया आपको, करंट डेंसिटी, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब बताता चलूंगा, करंट डेंसिटी। ठीक है, ये ध्यान देना, करंट डेंसिटी। ओके सर, ओके। अच्छा, करंट डेंसिटी में S बनाओ यार, चलो करंट डेंसिटी हो गई। अच्छा, ये जो जे और जो तुम्हारे पास म्यू नोट है, ये है निर्वात की चुंबकशीलता, तो इसे हमें लिखने की जरूरत है नहीं, ये पता ही है आपको। ठीक है, ये पता है ना, हाँ ये पता है हमें सर, ये सर पता है हमें। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, भाई, बट हमें पता है एक चीज़ और बताऊं मैं, एक फॉर्मूला आता है हमें, एक फॉर्मूला ये वाला होता है कि वी वेक्टर जो होता है वो म्यू नोट एच वेक्टर के बराबर होता है। ये ध्यान देना, वी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट एच वेक्टर के बराबर होता है। तो जहाँ पर बी वेक्टर है वहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँगा, म्यू नोट एच वेक्टर का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू नोट जे वेक्टर आ जाएगा। आ गया सर, म्यू नोट से म्यू नोट हमारा कट, तो क्या बचा हमारे पास, कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू हमारा कितना आ गया, जे वेक्टर आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई भाई हमारी, सर थर्ड हो गई। अब समीकरण 2 व 3 की क्या कर दोगे, तुलना कर दो, कंपेयर बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे ही आप सेकंड और थर्ड की कंपेयर करते हो तो मिलता है, क्या मिलता है, जे वेक्टर इक्वल टू 0 मिल जाता है हमें। ठीक है, समीकरण मैं हिंदी में लिखूंगा, जब हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो आपको समीकरण 1 नहीं 2 व 3, हाँ समीकरण 2 व 3 कि क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर बेटे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होगा हमारा, जे वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आप लास्ट में लिख सकते हो कि कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो, कर्ल मत लिखो, डायरेक्ट लिखो कि एच वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल, ठीक है, VM इक्वेशन। ठीक है, VM इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब, ठीक है, करंट डेंसिटी कितनी होगी बेटे, जब करंट डेंसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ, जब करंट डेंसिटी, ठीक है, जब करंट डेंसिटी जे वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और अगर ताश के पत्ते पलटे यानी कि जे वेक्टर 0 के बराबर नहीं है, तो जो ये VM है ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बन जाएगा। ये मैंने शुरू में बता दिया आपको। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल तभी डिफाइन होगा, यानी कि तभी परिभाषित होगा जब करंट डेंसिटी कितनी होगी, हमारी 0 होगी। समझ गए चीज़ को, ओके। तो यहाँ तक मैंने प्रूफ कर दिया इस चीज़ को। थोड़ा सा अभी ये मत समझना कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का व्यंजक आ गया, अब निकालेंगे इसका फॉर्मूला, पहले यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये खाली मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का एक हल्का सा क्या है, डेफिनेशन टाइप की है, जिसमें बताया गया कि अगर जे वेक्टर 0 होगा तभी आप मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को परिभाषित करोगे, वरना परिभाषित नहीं करोगे। ठीक है, बस समझ गए। तो लास्ट में लिख भी सकते हो कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को तभी परिभाषित किया जा सकता है जब करंट डेंसिटी कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। लिख लो, ये लाइन भी काम में आ गई आपके। कर दें इसको इरेज। अब करते हैं प्रूफ, यानी कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का क्या व्यंजक, हिंदी में डालूंगा हेडिंग में, दूसरा हिंदी में डालूंगा, आप खुद डालो इंग्लिश में। कभी कहोगे सर पढ़ा हिंदी में रहे हो, क्या हिंदी में रहे हो और पढ़ा इंग्लिश में रहे हो, भाई मैं दोनों में पढ़ा देता हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस साल हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अगले साल इंग्लिश शुरू कर दूंगा, पढ़ाऊँगा, यही पढ़ते रहो। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं यानी कि डेरिवेशन ऑफ, चलिए डेरिवेशन ऑफ, फिर धोखा कर दिया मैंने, कैसे कि मुझे डालना है हेडिंग हिंदी में था, मैंने डाल दिया इंग्लिश में। डेरिवेशन ऑफ, कोई बात ना, इतना तो समझ जाते हो यार, आप इंटेलिजेंट है, आपके जैसा कोई नहीं, मुझसे पढ़ लो। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, अरे डायरेक्ट डाल दो यार, डायरेक्ट डाल दो, प्रूफ कर दो, प्रूफ डायरेक्ट डाल दो, प्रूफ लिख दो, प्रूफ। ठीक है, आ जाएगा खुद, सब कुछ वही होता है।
चलिए, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल दिख रहा है? हाँ यार मुझे तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ। कैप दिखाई दे रही है? अरे कैप से बड़ा परेशान हूँ मैं, जब से गंजी करवाई है दिमाग खराब हो गया, कैप लगाते लगाते परेशान हूँ। डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल करते हैं प्रूफ। चलो सबसे पहले ना आपको एक परिपथ लेना पड़ेगा। परिपथ सर्किट मतलब इस टाइप का। ध्यान देना, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें कि वो रोड के उस किनारे खड़ा था, हम रोड के इस किनारे खड़े थे, वो बोला हाय तो हम भी बोले हाय और जान पहचान हो गई है भाई। ऐसा होता है, ऐसे शुरुआत करो। माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये यहाँ से ये कर दो, सर्किट बना दो, एक परिपथ बना दो। ये मैंने बना दिया। इस परिपथ में धारा किधर से प्रवाहित करो? प्लस से हमेशा माइनस की ओर को। चलो धारा प्लस से माइनस की ओर आप प्रवाहित कर दो। ये प्लस से माइनस की ओर क्या कर दिया आपने? धारा प्रवाहित कर दिया। धारा प्रवाहित हो रही है और धारा प्रवाहित होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा, उसी से क्या करेंगे आगे सवाल हम कर लेंगे सोल्व। ओके डन, पक्का? सोच लो एक बार और। अरे सोच लिया आपने, चलो सोच लिया, कोई बात ना है, सोच लिया। इंटेलिजेंट है आप, इंटेलिजेंट है भाई, आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। ओके चलिए, एक अल्पांश ले लो। ये अल्पांश क्या है मेरे पास? डीएल है, ठीक है। ये अल्पांश मेरे पास क्या है? डीएल। चलो मैंने वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। इससे दूरी कितनी है? मान लो इस टाइप की ना, मैंने इससे आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट कितना लिया है? एस लिया है, और ये मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। पहले लिख लो। माना क्या? मानेंगे क्या हम? माना किसी परिपथ में, माना एक परिपथ माना है मैंने, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, घर ले जाना मन कर रहा है, पागल ले जाऊँ घर को इसको। माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में, ठीक है, माना किसी परिपथ में, ठीक है, स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखो अभी हो जाता है 1 मिनट में, हो रही है, ठीक है, ठीक है। तब जो ये हमारा अल्पांश है ना, अल्पांश मतलब लघु, अभी आप बोल दो इसको आप अल्पांश, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल दूंगा डी एल वेक्टर के कारण, ठीक है, बिंदु आर पर। कहाँ पर? बिंदु आर पर, ठीक है, बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट के नियम से लगा दो चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट का नियम याद है सबको? किसको याद नहीं है बायो सेवर्ट का नियम? बायो सेवर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म किसको याद नहीं है? सबको याद आ रहा है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। देखो बायो सेवर्ट का नियम लगाओ, डी बी वेक्टर इक्वल टू, बोलो जय हिंद जय भारत, डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म में। यहां मेरे पास आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और अपोन में आर क्यू। तो बायो सेवर्ट का नियम मैंने ये लिखा काय में सदिश रूप में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा इस चीज़ को। चलिए, ये तो केवल अल्पांश के कारण था, जो हमारा ये अल्पांश है इसके कारण है। अब अगर तुम निकालोगे पूरे के कारण, यानी कि संपूर्ण, किस क्या बोलते हैं इसको हम, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? बिंदु आर पर, ठीक है, बिंदु आर पर, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। कितना शानदार नाम है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि बिंदु आर पर, ठीक है, बिंदु आर पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। बेटा निकाल दो, मुझे पता नहीं कैसे निकालोगे। अब जब संपूर्ण निकालोगे तो समाकलन तो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन बड़ा इजी है, डरो मत। तो इसका भी समाकलन करो, तो समाकलन जैसे लगाओगे ड्यू क्या कर देगा? खा जाएगा, हजम सब चाहे जब। तो ये आ जाएगा मेरे पास बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ आ गया सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरे पास समाकलन आई डी एल वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर, और अपोन में कितना जाएगा बेटा? आर क्यू आ जाएगा। आ गया आर क्यू, ठीक है इजी नहीं? अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे तो ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा टॉपिक है एक, क्या समझे? समझ गए? ओके। अब देखो क्या करना है मुझे, कोई इक्वेशन नहीं बनानी है अभी, बस इतना ध्यान देना है कि जो बिंदु आर है वो डी आर वेक्टर डिस्टेंस चलता है, यानी कि डी आर दूरी चलता है वो, मैंने वेक्टर लगा दिया, और कहाँ पहुँच जाता है? बिंदु एस पे पहुँच जाता है।
यानी कि जो बिंदु R है वो dr वेक्टर दूरी चलकर कहाँ पहुँच जाता है, S पे पहुँच जाता है, बिंदु S पे पहुँच जाता है। यानी कि जो बिंदु R है हमारा, बिंदु R है, बिंदु R वो dr वेक्टर डिस्टेंस दूरी, ठीक है, चलकर, ठीक है, बिंदु S पर पहुंच जाता है। देखो कितनी मारामारी चल रही है, बिंदु S पर पहुंच जाता है, S पर पहुंच जाता है। वेरी गुड भाई, पहुंच गया, पहुंच जाता। अब आप देखो, अगर आप थोड़ा बहुत भी चले, ठीक है, क्योंकि अब जब ये बिंदु R से चल के कहाँ पहुंचा, S पे पहुंचा, तो यार सिंपल सी बात है, कार्य हुआ या नहीं हुआ, वर्क हुआ या नहीं हुआ, कुछ तो काम करा इसने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चला, ये इसने काम करा, ठीक है। अब वो काम किसके द्वारा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हुआ। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा हुआ, इस विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि बिंदु R dr वेक्टर दूरी चलकर बिंदु S पर पहुंच जाता है। तब जो है ना, तब मैं क्या लिखने वाला हूँ, तब विस्थापन, तो यहाँ पे जब विस्थापन हुआ या दूरी डिस्टेंस तय हुई है, तो विस्थापन जो है यहाँ पे dr वेक्टर में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य। एम राइट? ओके सर, राइट। ये लाइन पे ध्यान देना, तब विस्थापन dr वेक्टर में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। अब यार किया गया कार्य जो है ना, तब विस्थापन dr वेक्टर में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो भाई कार्य कितना होगा, कुछ नहीं, बस b वेक्टर इंटू dr वेक्टर, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें भी आपको क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये यार कार्य तो हो रहा है ना, ये I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और फिर अपोन में कितना जगह है मेरे पास, अपोन में कितना जगह बेटा, जल्दी बताओ फास्टली, RQ और इंटू dr वेक्टर, ठीक है। हो गया भैया, ये इतना हो गया, हमारा हो गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इस पूरे के डॉट में ही हमारा dr वेक्टर है। तो dr वेक्टर को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत तो बहुत बड़ी वाली होने वाली है। देखो अब हम चल रहे हैं इसके बराबर, तो लिखो जरा म्यू नोट अपॉन 4 ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 और सरफेस इंटीग्रल, खाली समाकलन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये dr वेक्टर, ठीक है, डॉट फिर I dl, हाँ एक काम और कर लो, इस I को ना बाहर निकाल ले दिया हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत पड़ेगी आगे चल के, तो मैं इस I को ना बाहर निकाल ले दिया हूँ। चलिए इसको मैं इरेज कर दे दिया हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, I को बाहर निकाल लिया। वैसे सेकंड स्टेप में निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने I बाहर ले लिया, पहली स्टेप में मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास रह जाएगा अंदर ये dr वेक्टर, ठीक है, ओके, इंटू डॉट dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास डेटा रह गया अपॉन में RQ। यहाँ RQ तो सिर्फ दर्शक है, RQ सिर्फ यहाँ पे दर्शक है, सिर्फ देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, और इसका काम ऐसे ही RQ का RQ अंत हो जाएगा, कुछ नहीं कटेगा ये। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, चूंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर डॉट a वेक्टर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, सर आप जो करो वो करो, लेकिन जो भी करो वो अच्छा करो। अरे यार अच्छा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। ये मैंने ऐसे लगा दिया, बोलो लगा दिया, ठीक है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ये जो तुम्हारे पास dr वेक्टर है ना, और जो तुम्हारे पास dl वेक्टर है, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा, कुछ ऐसे करके dr वेक्टर, ठीक है, क्रॉस dl वेक्टर और इंटू r वेक्टर। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कैसे हो गया, अबे रूल तो रूल है, जो रूल है वो रूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, ठीक है, वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ, ये हुआ यूं कि भाई आप लिख सकते हो इसको, यार इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मेरे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और डॉट c वेक्टर के, ठीक है।
अगर मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ध्यान देना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के क्रॉस में आ जाएगा, डॉट बाहर आ जाएगा। सेम कहानी हमें भी यही ये करनी है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। देखो डी आर वैक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर डॉट आर वेक्टर कर दिया। अब क्या करूंगा, जब भी क्रॉस में आप एक्सचेंज करते हो ना, अदला बदली करते हो, तो चिन्ह हमारा माइनस का आता। जैसे मैं ये डीएल वेक्टर इधर करूंगा, डीआर वेक्टर इधर करूंगा, तुरंत चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा, बाहर माइनस का आ जाएगा। लो सर, ये चिन्ह माइनस का बाहर आ गया, म्यू नॉट आई अपोन में कितना गया मेरे पास 4 पाई, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह मेरे पास ये आ गया, कहाँ से आया, क्योंकि मैंने जो है ये डीएल वेक्टर क्रॉस डीआर वेक्टर करा है, ठीक है। डीएल वेक्टर क्रॉस डीआर वेक्टर करा है और अपोन के आर क्यू, और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगाओ और डॉट कर दो आर वेक्टर को, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर हमारी अब जो है यहाँ पे आके फर्स्ट बन गई, क्योंकि अभी तक हमें इक्वेशन की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी, है ना। अब ज़रूरत पड़ी है हमें इक्वेशन की। चलिए मैंने यहाँ क्या काम करा, सिर्फ इसमें बी वेक्टर में डॉट डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, बाकी सेम ऐसे लिखा है। फिर डी आर वेक्टर आई को मैंने बाहर कर लिया है और डी आर वेक्टर की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी है, ठीक है। यानी कि इसको पहले लिख लिया है डी आर वेक्टर, ठीक है, इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, इसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग चला, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या काम करा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस हिस्सा करके इस आर वेक्टर को मैंने डॉट में ले लिया, है ना। फिर मैंने क्या काम करा, फिर मैंने इनको एक्सचेंज करा। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर क्रॉस अगर बी वेक्टर है तो यहाँ पर आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी कर सकते हो, बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यहाँ पे चिन्ह माइनस का आ जाता है, दिशाएं बदल जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आया, माइनस आया। चलिए इतना मैंने कर लिया। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, परंतु हम जानते हैं कि फोकस करें लाइन पे ध्यान से, परंतु जो ये डीएल वेक्टर है ना हमारा, एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जल्दी बताओ बेटे कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस तो रह गई हमारी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करो, इसको आप ऐसे करो, इन दोनों को ऐड कर दो, आर वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर। आपने त्रिभुज का नियम लगा दो, यानी कि जब आप वेक्टर को जोड़ने के नियम पढ़ते हो तो उसमें एक त्रिभुज का नियम आता, बहुभुज का नियम आता, समानता चतुर्भुज का नियम आता, जिसमें से आप ये वाला लगा सकते हो, आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर हो गई, ठीक है। पर ये मैंने यहाँ पे शो नहीं करा इस चीज़ को, शो करता मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चित्र में शो कर देना। वैसे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लगा के ना यहाँ लिख सकते हो, ऐसा करके आर वेक्टर प्लस के डी आर वेक्टर, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हो, ये मर्जी है आपकी, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो परंतु अब आपको पता होना चाहिए कि जो डी एल वेक्टर है और डी आर वेक्टर है, ठीक है, वो होगा हमारे किसके बराबर, डी एस के बराबर। जल्दी बताओ बेटे किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा डी एस के बराबर हो जाएगा। क्यों, उसका भी रीज़न होता है, यानी कि डी एस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ये डी एस वेक्टर क्या है यहाँ पर, तो बेटा ये होता है एरिया, ठीक है, यानी कि विस्थापन डी आर वेक्टर में, ध्यान देना, विस्थापन डी आर वेक्टर में अल्पांश द्वारा चला गया क्षेत्रफल, ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि अल्पांश धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जहाँ डी एस वेक्टर क्या है बेटा, ये लाइन पे ध्यान देना, बहुत ज़रूरी होता है। डी एस वेक्टर क्या है, ये क्या है, ये अल्पांश जो है ना हमारा, अल्पांश डी एल वेक्टर, अल्पांश, यानी कि पहले इसमें लिखो विस्थापन, ठीक है, विस्थापन डी आर वेक्टर में, अरे वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बात खत्म, क्षेत्रफल तो हो गया। विस्थापन डी आर वेक्टर में, विस्थापन डी आर वेक्टर में, ठीक है, अल्पांश, विस्थापन डी आर वेक्टर में अल्पांश डी एल वेक्टर द्वारा चला गया क्षेत्रफल, चला गया क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी एस, एक ही जगह डी एस का यूज़ करा क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि हमने हर जगह डी एस यूज़ करा। तो डी एस वेक्टर क्या है, विस्थापन डी आर वेक्टर में अल्पांश डी एल वेक्टर द्वारा चला गया क्षेत्रफल, ठीक है, ओके। लंबाई गुणा चौड़ाई को आप क्षेत्रफल कहते हो, तो यहाँ भी यही केस हुआ, डी एल वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। अब जहाँ पर समीकरण 1 से, ये ध्यान देना बेटे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब तो तुम समझ ही गए होगे, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जहाँ पर डी एल वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर है, वहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, डी एस वेक्टर लगा दूंगा। तो बराबर मेरे पास ऐसे रहेगा, म्यू नोट आई अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास 4 पाई, ठीक है। इसकी जगह मैंने लगा दिया सरफेस इंटीग्रल डी एस वेक्टर, लाइन पे फोकस करना है बेटे, डी एस वेक्टर अपॉन आर क्यू और इनटू कितना है मेरे पास आर वेक्टर, ठीक है, ये इतना मैंने लगा दिया। और जो ये वैल्यू है ना, इसको चलो बाहर कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, चलो कोई दिक्कत ना है, ये वाली आर वेक्टर, और ये जो है ना, ये जो है
ये होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल अल्पांश द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण होता है हमारा ये। तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, माइनस के म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये मैंने सॉलिड एंगल शो नहीं करा इसमें, ये आ जाएगा तुम्हारे पास डी ओमेगा, ठीक है। चूंकि डी ओमेगा क्या चीज़ है यहाँ पे बता दो कि डी ओमेगा जो है वह है सॉलिड एंगल। कितना है बेटे, ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, यानी कि ठोस कोण जिसे आप बोलते हो घन कोण, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आ गया है डेटा, और ये डेटा किसके बराबर चल रहा है, बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के। देखो बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के लिख लो, यहाँ भी ये वाला बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर चल रहा है। एक्वेशन बना लो इसको, एक्वेशन बना लो, कौन सी वाली, ये पहली एक्वेशन है और ये वाली बन जाएगी हमारी सेकंड एक्वेशन। सेकंड एक्वेशन इसको हटा के यार ना, ये एक्वेशन यहाँ बना लो ऐसा करके सेकंड, और ये लिख लो चूँकि जो डी ओमेगा है हमारा, दिख रहा है ना आप लोगों को, अरे दिख रहा होगा, ना दिखे लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार इंसान हो आप। क्योंकि डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब क्या है, ये डी ओमेगा है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये सब क्या है हमारा, डी ओमेगा बन गया, ये सब क्या बन गया हमारा, डी ओमेगा बन गया, ठीक है। चलिए सर हटाते हैं जरा इस चीज़ को, डी ओमेगा सॉलिड एंगल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, सेकंड, चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है, सही है, ओके सब राइट है। कर दूँ उसको इरेज, अब डायग्राम की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दे रहा हूँ मैं इसको। लो सर मैंने हटा दिया इसको, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, काम में आएगा आपके, बिना स्क्रीनशॉट के आगे मत बढ़ना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सिखा कर जाएगी बहुत कुछ, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। चलिए देखो ज़रा, अब एक नया पॉइंट आता है, ध्यान देना, नया पॉइंट आता है, ठीक है। जो डी ओमेगा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर डेल ओमेगा, अरे ओमेगा बनाओ भाई, डेल ओमेगा, ओके सर, डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई, डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। फिर अगेन डेल ओमेगा इंटू डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक है। आप डी ओमेगा को ऐसा करके लिख सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन होता है एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं का। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स, ये ध्यान देना, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, तो ये हो गया हमारे पास कितना, डेल, ठीक है। अब डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड की जगह मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल, किसका डेल है ये, यानी कि यह है ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा का, ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा का, ठीक है। डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स, डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई, डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड, तो ये हो गया तुम्हारे पास डेल ओमेगा हो गया। बचा हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये बराबर होता है हमारे किसके, डी आर वेक्टर के। लाइन पे ध्यान देना, तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, ठीक है। इक्वेशन कौन सी हो गई मेरे पास, थर्ड आ गई, बहुत छोटी सी इक्वेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये ध्यान देना। यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड डी आर वेक्टर हो गया, और तुम्हारे पास डी अपॉन डी, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये मेरे पास ये वाला डेल हो गया, और ओमेगा मैंने ऐसे लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बना मेरे पास कौन सा, ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। चलिए अब जहाँ पर डी ओमेगा है, जहाँ पर डी ओमेगा है वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है सर, समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं हम, डी ओमेगा का मान रखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा मेरा वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू मुझे बच्चा म्यू नोट, वो भी काय का, माइनस का म्यू नोट अपॉन आई, और 4 पाई इंटू डेल ओमेगा, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा इंटू डी आर वेक्टर, इंटू डी आर वेक्टर। अब देखो डी आर वेक्टर से डी आर वेक्टर हमारा क्या कट गया, मेरे पास वी वेक्टर बराबर कितना आ गया, माइनस के म्यू नोट आई अपोर में कितना आ गया मेरे पास, 4 पाई इंटू बचा मेरे पास डेल, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा, ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा। अब ग्रेडियंट ओमेगा को आप पहले लिख लो, यानी कि ऐसे करके देखो, माइनस ऐसे लगाओ, ग्रेडियंट ऑफ सबका हो जाएगा ये सबका ओमेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई और इंटू क्या हो गया मेरे पास ओमेगा, ठीक है। इसको आप बना सकते हो, इसको आप बना सकते हो फोर्थ इक्वेशन, इसको आप बना सकते हो फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल म्यू नोट आई ओमेगा अपॉन के 4 पाई। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि आप एच वेक्टर बराबर लिख सकते हो माइनस के
माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी एम, या आप लिख सकते हो, मैंने एच वेक्टर की जगह बोला कि आप बी वेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो वी एम, ठीक है। यानी कि यह समीकरण, यह इक्वेशन जो है वो किसके फॉर्म की है, यह इक्वेशन बी वेक्टर इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी एम के रूप का है, के रूप का है। अतः ठीक है, यहाँ पर चेक करो, बी वेक्टर सेम है, माइनस डेल सेम है, तो वी एम किसके बराबर आ गया, तो वी एम जो है वो आ गया तुम्हारे पास म्यू नोट आई ओमेगा, और अपोन में कितना आ जाएगा बेटे 4 पाई, और यही क्या है तुम्हारे पास लास्ट फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो जाता है। कितना इजी फॉर्मूला, देखो डी आर वेक्टर से डी आर वेक्टर गया, ये जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्म की है, बी वेक्टर माइनस इक्वल टू माइनस के डेल वी एम के रूप का है, अतः वी एम इक्वल टू म्यू नोट आई ओमेगा अपॉन 4 पाई, और लिख देंगे लास्ट में कि ये क्या चीज़ है, यह जो होता है वो होता और होना काफ़ी नहीं होता, यानी कि यह है मैग्नेटिक, ओके सर, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का क्या है, का व्यंजक है या सूत्र है, का सूत्र है, लिख दो चलो, का सूत्र है। इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हो, इस चीज़ को कर दिया मैंने, देखो व्यंजक भी होता क्या वही बता दिया, और यह मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। अब मैंने क्या काम करा, एच वेक्टर की जगह यहाँ पे बी वेक्टर का मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि वो जो होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और ये क्या होता है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया कंप्लीट ना, कर लोगे कवर, पक्का सोच लो, तो इसको 2 से 3 बार लिख के समझ के याद करो, ठीक है, रटना मत, रटोगे समझ में नहीं आया कुछ भी। एक बार ये ऐसा दिमाग ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार किसी चीज़ को पढ़ लो तो एक बार में माइंड में फंस जाए, समझ गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।